नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोक नीति देख रहे हैं। इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हूं और यहां पर अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अतिथि शिक्षक से मेरा मतलब है, बहुत साधारण भाषा में अगर बताऊं तो ऐसे शिक्षक जो एडहॉक पे पढ़ाया करते थे वो अपने परमानेंट यानी कि उनका नियमीकरण को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई यहाँ पर ध्यान देने नहीं आता, या बहुत सरल भाषा में कहा जाए तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक बड़े संख्या में लोग, जो एक शिक्षक अगर 10 बच्चों को पढ़ाता होगा तो कम से कम जितने यहाँ पर लोग हैं उसमें से अगर 10 का गुना आप कर दीजिए तो उतने बच्चों का नुकसान सरकार सहज स्वीकार कर रही है। तो ये एक प्रश्न है जिसको लेकर के द लोक नीति ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आया है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं आपको इस तरफ दिखाना चाहूँगा। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है तस्वीर लगी है। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, उनका कोट है, बहुत प्रसिद्ध कोट है, उसको कोट किया गया है। आतिथ्य बद्यान नियमीकरण संघर्ष मोर्चा है ये। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ की फोटो लगी है। इसके अतिरिक्त उनके वचन पत्र क्रमांक का नाम भी दिया गया है, अगर आप यहाँ दिखा पाए तो। वचन पत्र क्रमांक 17.22 को अतिथि शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें, अति शीघ्र पूर्ण करने की कृपा करें। शायद इसी पॉइंट के तहत कांग्रेस सरकार ने वचन पत्र में इस चीज को मेंशन किया था कि इन शिक्षकों का परमानेंट कर दिया जाएगा। और इनके नारे भी सुनने लायक हैं। ये कह रहे हैं कि अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अपने वादे खिलाफी मत करो और हमको परमानेंट करो। इस तरह के नारे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में और पुरुष शिक्षक भी हैं, तो हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जो कुछ लोग यहाँ पर मंच पे हैं, मैं सबसे पहले तो आप बताइए कि क्या कितने दिन से आप लोग ऐसा कर रहे हैं? हमारी ये पद यात्रा निकाली थी हमने 2 तारीख से छिंदवाड़ा से। इससे पहले भी तो हो चुका था ये? हाँ, उसके पहले भी हमने पद यात्रा निकाली 4 अक्टूबर को इंदौर से निकाली थी। 12 अक्टूबर को हम यहाँ पर भोपाल में आए थे। आदरणीय मंत्री जी ने वहाँ पर आके बोला था हमारे धरना स्थल पर कि पहले हम अतिथि दोनों के लिए नियमितीकरण करेंगे, उसके बाद व्यापम टू PFC वालों का चयन करेंगे। लेकिन आदरणीय ने ऐसा न करते हुए, वादा खिलाफी करते हुए हम अतिथि दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हम 2500 अतिथि बाहर हो चुके हैं। और आदरणीय व्यापम टू जो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला था कि हम इसकी जाँच कराएंगे, उसकी जांच न कराते उनको ज्वाइनिंग दे दी। हम अतिथि दोनों को बाहर कर दिया है। अब हमारे पास नौकरी नहीं है। हम और आदरणीय ने ये भी बोला था 2018 चुनाव में कि हम पहले आप हमें वोट दो तो हम आपको अगर हमारी सरकार आती है तो हम आपको नियमितीकरण देंगे। लेकिन आदरणीय वादा खिलाफी करते हुए हम लोगों को बाहर कर दिया है। अब हमारे पास नौकरी नहीं है। अब हम इसी मांग को लेकर हम छिंदवाड़ा गए थे, लेकिन छिंदवाड़ा में हमें गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से हम पदयात्रा के रूप में आज 10 तारीख को भोपाल में आ गए थे। भोपाल में हमारी फैजानी पार्क में 10 तारीख से हम यहाँ पर बैठे हुए, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। ना मंत्री नेता मंत्री आया? मंत्री जी ने एक दिन बुलाया था तो वहाँ पर हमने अपनी बुलाया था, आए नहीं थे वो, ना कोई आया यहाँ पर। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास हम गए थे, लेकिन ज़्यादा बात नहीं हो पाई। उन्होंने कहा हम बात करेंगे। और मंत्री जी ने भी बोला था कि हम एक दो दिन में आपका समाधान करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए हर बार वो टाल देते हमारी बातों को। पता नहीं ऐसा क्या है। अभी आप लोग कब तक धरने पे हैं? जब तक हमारा नियमितीकरण नहीं हो जाता है। हम 52 से अतिथि दान जिसमें सिंपल PG, MPhil और बोर्ड ऑफिसर। मैं ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इनकी वित्तीय सुरक्षा की महज वहीं तक सीमित नहीं है कि इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है या शिक्षा व्यवस्था तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। बड़ी संख्या में अगर आप दिखा पाएँ तो दिखा दीजिए। ये बड़ी संख्या में जो लोग बैठे हुए हैं और सबके सब मैं देख रहा हूँ कि इनकी उम्र ज़्यादातर तो इसमें युवा हैं, 40 से बताइए आप, इसमें ज़्यादातर युवा हैं बड़े संख्या में और महिलाएं भी हैं इसमें। इन लोगों की वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदार कौन है? अगर कांग्रेस लगातार इस बात की दम में भरती है कि देश में बेरोजगारी है, तो क्यों बेरोजगारी को लेकर के नारे देने वाली सरकार इस पर अमल नहीं कर रही है? और सबसे बड़ा चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ इस दृश्य में कि यहाँ पर महिलाएं हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं। अब मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और प्रयास करूँगा। किसकी बच्ची है ये? ये मेरी बच्ची है। पिछले 15 दिनों से शासन सुप्तावस्था में है, उसने हमारी सुध नहीं ली। हम 15 दिनों से यहाँ बच्चे लेके अपनी गृहस्थी लेकर यहीं जमे हुए हैं। ठंड में भरी बरसात में हम लोग यहाँ जमे हुए हैं। शासन प्रशासन को कोई इसकी चिंता नहीं है। एक बार कोई मंत्री अपने मन से नहीं आया हमारी सुध लेने के लिए। आपकी सैलरी कितनी? हमारी सैलरी, हम लोग जब शुरुआत हुई अलग अलग स्टेप पे अलग अलग सैलरी रही। 5000 से शुरुआत करी हम लोगों ने। 5000 पर। अभी कितनी थी? अब 30,000 30,000। अच्छा, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे?
अब काम नहीं चलेंगे तो सरकार जाने। देखिए कि हम लोगों की ऐसी हालत कर दी है कि हम लोग ज़मीन पर सो रहे हैं, ये भी चिंता नहीं है कि ठंड है, बच्चे लेके सो रहे हैं, उनको कोई सुध नहीं है, पढ़े हैं। अब देखिए हम लोग नेट स्लेट PhD सारी वरीयता पूरा करने के बाद आज इस स्थिति में है। देखिए शहर के युवाओं को यही मैसेज जाता है कि पढ़ाई लिखाई बंद करके हम अपने घर के गृहस्थी का काम करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, को पढ़ाई नहीं। और भी लोग हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने जो प्ले कार्ड लिया हुआ जरा दिखाइए, इस पे क्या लिखा हुआ है। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा कमलनाथ सरकार का वचन पत्र हो गया है छलावा पत्र। अतिथि विद्वान नियमितीकरण की ये एक ही चीज़ें लिखी, अतिथि विद्वानों को बेरोजगार करती कमलनाथ सरकार। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा घोटालेबाजों की नियुक्ति और हमें कॉलेज से मुक्ति, यही असली चेहरा है कमलनाथ सरकार का। अतिथि विद्वानों नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा का एक और मैसेज है कि हे कमलनाथ हमको दे दो जहर या दे दो जीवन। इतनी बेशरम सरकार है कि पूछने तक नहीं आ रही क्या हो रहा है। अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा कमलनाथ सरकार हम अतिथि विद्वानों के पेट पर लात मत मारो। इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखा गया है कांग्रेस ने वचन पत्र को गीता व कुरान बताया, कमलनाथ ने उसको झुठलाया। तो ये जिस तरह के लोग प्ले कार्ड लेके बैठे हैं, शायद इनकी संख्या उतनी नहीं है जितना CAA के विरोध में लोग सड़कों पे आए हुए हैं, तो उसको मीडिया कवरेज मिल भी रही है। लेकिन इन लोगों को मीडिया कवरेज कौन देगा? हम लोग तो खैर छोड़ दीजिए कि आ जाते हैं इन लोगों से पूछने, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कोई बड़ा व्यक्ति यहाँ पर है भी नहीं कि इन लोगों से आके बात करें। मैंने बड़ा व्यक्ति से मेरा मतलब कि नुमाइंदे जो ब्यूरोक्रेसी से लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो लोग आए तो इनसे बात करें। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान की दुआई देते हैं। आप सारे चैनलों पे चलाइए, मुझे संविधान एक मौत चाहिए, संविधान एक मौत चाहिए। मुझे संविधान की दुआई देने वाले संविधान को तो नहीं मानते, मुझे संविधान एक मौत चाहिए। सारे चैनलों पे चलाइए, चौथा स्तंभ को मानता हूँ मैं, जितने जल्दी हो सके मुझे संविधान एक मौत चाहिए। ये इस तरह का ये जो क्रंदन है ना, आप उसको महसूस करने का प्रयास करिए कि ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आदमी इतना परेशान है कि इस तरह से बोलने पे मजबूर हो रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से सरस्वती जी की मूर्ति भी रखी हुई है, उनका फोटो लगा हुआ है और इनके साथ साथ रामचरितमानस और जो भी है उसके नीचे जो कुछ भी रखा हुआ हो। तो ये एक पूरी तरह से इन लोगों ने सेटअप बना लिया कि यहीं पूजा पाठ करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। कुछ विकलांग लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करने। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह रावत। डॉक्टर धर्मेंद्र, PhD है क्या? नेट स्लेट। अच्छा, नेट है। हाँ, नेट है। तो आप कहाँ पढ़ाते थे? शासकीय महाविद्यालय चौचड़ा बीनगर। अच्छा, तो अभी आप क्यों परेशान हैं, क्या मांगे आप? मांग हमारी एक ये कि 5200 कार्यरत अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण, और कोई मांग नहीं है, इससे कोई ज़्यादा बड़ी मांग नहीं मांग रहे। क्योंकि मैं एक दिव्यांग हूँ, इसलिए हमने। कारण क्या है, सरकार कर क्यों नहीं रही है, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? वो कारण तो अब सरकार, क्योंकि कारण यही है कि हमारी जो जगह थी वो PSC व्यापम 2 घोटालेबाजों के द्वारा भर चुकी है और उस पद से हमको निकाल दिया गया, फॉलन आउट कर रहे हैं सभी प्राचार्यों के द्वारा। सर, इस तरह के व्यवहार के कारण तो जीतू पटवारी जी बताएंगे कि क्यों वो मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनको कोचिंग सेंटर में बदलने को तैयार हो गए हैं। क्यों जिस PSC को उन्होंने व्यापम 2 घोटाला बोला उसकी कोई जांच क्यों नहीं करवाई गई? इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पूरी CBI जांच बैठनी चाहिए इस PSC घोटाले पे, और इसके सूत्रधार जीतू पटवारी जी है। जीतू पटवारी जी का अपना ओन कोचिंग है, वो अदर स्टेट वालों से पैसे खाते हैं और PSC के नाम पे अदर स्टेट वालों को लेकर आते हैं। हमारी ये लड़ाई सिर्फ हमारे नियमितीकरण की नहीं है, हमारी ये लड़ाई इस मध्य प्रदेश के सामाजिक चेतना की भी है। आप किस रोजगार की बात करते हैं? आपने एक दिन के अंदर आपने 27 लोगों को बेरोजगार कर दिया और फिर आप बोलते हैं कि हम रोजगार बढ़ा रहे हैं। आप अदर स्टेट को लेकर आ रहे हैं और आप MP के लोगों को अनएम्प्लॉय बना रहे हैं। तो वही कि जीतू पटवारी जी ना तो वो पढ़े लिखे हैं, ना उनको पढ़ाई समझ में आती है, एजुकेशनलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसा देखते हैं और इसलिए वो पैसों के लिए ये जो है शिक्षा को बेच रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने बेच दिया है। और हमारी आज जो हम हैं यहाँ, ये जो हम उपलक्षित महसूस कर रहे हैं और जो ये बिल्कुल टूटे हुए लोग हैं, कितनी हिम्मत बांध के हम लोग बैठे हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जीतू पटवारी और माननीय कमलनाथ जी हैं। ये व्यवस्था 2002 से प्रारंभ हुई थी। माननीय दिग्विजय सिंह ने जब इस व्यवस्था को 75 रुपये प्रति पीरियड के हिसाब से प्रारंभ किया था, और ये व्यवस्था किसी भी शासन ने, चाहे वो BJP का शासन हो, चाहे कांग्रेस का शासन हो, कोई भी उसमें उन्होंने सुधार नहीं किया। ये जो सरकार आई, कमलनाथ जी की सरकार आई, तो उन्होंने वचन पत्र में ये अवश्य कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण करेंगे। तो इन्होंने नियमितीकरण करना तो दूर,
उन्होंने जो पीएससी से चयनित थे उनकी नियुक्तियां करना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि 2000 अतिथि विद्वान हम लोग सड़कों पर आ चुके हैं। हम लोग अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं और सरकार ये नहीं कह रही कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, छोड़ दिया गया है, निकाल दिया गया? निकाल दिया गया है। अच्छा, ये वो लेटर लगे हुए हैं, आप देख लीजिए उसमें। अच्छा, ये निकाल किए गए लेटर जारी किए, ये निकाल दिया गया? हाँ, आप देख सकते हैं कि नहीं हटेंगे अतिथि विद्वान। जीतू पटवारी जी बार बार कह रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे वो मंत्री जी हों, कभी ये नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे। वो कहते हैं कोई भी अतिथि विद्वान बाहर नहीं होगा, और सच्चाई है कि हम बाहर हैं, बैठे हुए हैं सड़कों पे। हमारी 1500 रुपये जो दैनिक का जो मानदेय था वो मिलना बंद हो गया है। अपना नियमितीकरण के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम उसके लिए लड़ रहे हैं अतिथि उद्यान व्यवस्था के लिए। अतिथि उद्यान व्यवस्था तो हमें चलानी नहीं है, इसको तो गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं वो ख़त्म करे उस व्यवस्था को, और हमारा जो नियमितीकरण किया जाए, हम जो 52 अतिथि उद्यान है उनका नियमितीकरण किया जाए। जो चीज़ उन्होंने अपने वचन पत्र में शामिल किया था 17.22 पर, उस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं। और ये लोग हमको गुमराह कर रहे हैं बार बार कि आप चॉइस फिलिंग करो। हम क्यों चॉइस फिलिंग करें? हमारा तो जो सिलेक्शन हुआ था वो यूजीसी के नॉर्म्स के तहत हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, फिर हम बार बार चॉइस फिलिंग क्यों करें? और जो इन्होंने आदरणीय मंत्री जी ने बोला था कि पहले हम आपका करेंगे उसके बाद पीएफसी वालों को ज्वाइनिंग देंगे, तो पहले आप हमारा करो ना, और जो हमारी जो जगह है वो भरी मानो, और जो सृजित जो पद कर रहे हो आप उन पर पीएफसी वालों का करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, जीतू पटवारी जी बिक गए हैं और पूरी कांग्रेस बिकी हुई है। इसी पीएससी को उन्होंने व्यापम 2 का नाम दिया था जब वो सत्ता में नहीं थे, और इसी पीएससी के लिए उन्होंने सभी लोगों से वोट मांगा, हम अतिथि विद्वानों को वचन दिया, और इसके बावजूद अब सरकार मुकर रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि जीतू पटवारी जी बिके हुए हैं और पूरी कांग्रेस बिती हुई है। आज हम लोगों को यहाँ इतनी औरतों की आपने स्थिति देखी, यहाँ लोग देखे हैं, यहाँ ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो सिर्फ यहाँ हैं तो टिके हुए, नहीं तो अब तो कितने लोग आत्महत्या कर चुके होते हैं। आप उनकी उम्र देखिए, उनके घर में शादी है, क्या जिम्मेदारियां हैं कोई नहीं जानता। कल एक सर आए थे, वो उनका भाई डायबिटिक का पेशेंट है और वो मरणासन स्थिति में है, और वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी 8 महीने से पेमेंट नहीं हुई, गवर्नमेंट हम लोग को क्यों नहीं है जवाब देना चाहती है? गवर्नमेंट हमारे को देखने तक नहीं आई, गवर्नमेंट ने ताला लगा के रखा हुआ है। वो चाहती है कि यहाँ कुछ हो तो हम लोग भी अपनी जान दे देंगे सामूहिक, लेकिन बिना नियमितीकरण के कोई नहीं जाएगा। ये हम ठान कर आए हैं। क्यों जाएंगे हम, और क्या मुंह लेकर के हम लोग अपने घर जाएंगे? और ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए सर कि जीतू पटवारी जी, कमलनाथ गवर्नमेंट क्यों हम लोग के साथ ऐसा कर रही है? हम क्या जाने, हम लोग तो बोलते हैं कि शिक्षाविद जो होते हैं राजनीति से दूर होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं। हमने आपको भरोसा किया, आपको नेता, लेकिन हाँ, इसी मीडिया के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने आप पे भरोसा किया, आपको सत्ता में लेकर आए, अगर आपने हमारी बात नहीं की तो ये कांग्रेस सत्ता अपने पतन के लिए जाएगी, और इसके जिम्मेदार हम लोग बनने को तैयार हैं, और इसके जिम्मेदार वो उनकी वादा खिलाफी होगी जिन्होंने हमें इतना मजबूर किया है। आप यहाँ आकर के देखिए क्या स्थिति हो गई। मंत्री, क्या ऐसा है कि भोपाल में हम लोग 15 दिन से टिके और इनको खबर नहीं होगी? मिलना नहीं चाहते, वो हमें सुनना नहीं चाहते। हम उनके दरवाजे पे गए, उन्होंने हमें भगा दिया, हमसे बात नहीं करना चाहा। उन्होंने किसके दरवाजे पे? जीतू पटवारी के? हम सीएम के, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे उन्होंने हमें भगा दिया वहाँ से कि हम आपसे बाद में आके मिलेंगे, आप अपने मंत्री के पास जाइए। मंत्री हमारी सुनता नहीं है, वो हमारी हमेशा झूठ बोल के मन से चला जाता है। को तो चाहिए नहीं, उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था खराब हो गई है। वो आए दिन अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं, हर घड़ी उनके स्टेटमेंट बदलते हैं, और हमें उन पर कोई भरोसा नहीं है। हम सीधे माननीय कमलनाथ जी को चाहते हैं और उन्हीं को बुलाना चाहते हैं यहाँ पे। यहाँ से गए हुए डेलीगेशन, जिनमें मेरे को लगता है वरिष्ठ जन गए होंगे, जिनकी उम्र कम से कम 45 अबव होगी, उन लोगों से उस व्यक्ति ने इतनी धृष्टता और इतनी निर्लज्जता से बात की है। अब शब्दों कब किया है, मैं चाहती हूँ कि ये बात पूरे भोपाल को पता चले और पूरे लोगों को पता चले। कौन लोग थे वो लोग? इसमें से कोई लोग हैं? आप थे? क्या बोला था उन्होंने? भाषा का स्तर उचित नहीं था उनका। अच्छा। और जो भी चीज़ें थी उनका ये लग रहा था कि एक तरह से वो ये चाह रहे थे कि हम लोग सामने से हट जाएं। अच्छा जी। और दूसरी सबसे बड़ी संवेदनहीनता अभी तो हो नहीं सकता कि एक स्नातक और बीए के बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक भाषा ना समझता हो, वो झूठ बोल रहा हो, ऐसा नहीं संभव है ना। उन्होंने बदतमीजी से बात नहीं कही होती तो बात आती क्यों? तो ये देखिए, ये पंडाल जो है उखड़ रहा है, इसमें नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय जयवर्धन सिंह जी आए थे, और वो पिताजी ने शुरू किया था। हाँ, जो 2002 में माननीय दिग्विजय सिंह ने शुरू किया था, वो उनको इतनी भी संवेदनहीनता नहीं थी कि वो यहाँ आकर 2 मिनट आकर यहाँ महिला साथियों या हम लोगों से जो है मिल
सकें या हमारी बात सुन सकें, जबकि हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी। तो कांग्रेस का क्या सिद्धांत बचा है? गांधी जी ने जिन सिद्धांतों के साथ कांग्रेस को जो है एक सशक्त बनाया था और शासन सत्ता जो सौंपी गई थी, वो कांग्रेस अब वो मिट चुकी है। वो बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में है और वही इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता, और उनको इस बात पर को एड्रेस करना चाहिए और उनके शीर्ष नेतृत्व को एड्रेस करना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि हम इस पूरी खबर को बनाएं और बनाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी टैग कर रहे हैं कि वो खबरें सुने और देखें। अगर उनके पास विरोध करने का से अगर 2-4 मिनट मिलता हो, जो दिल्ली में आज का विरोध प्रदर्शन चल रहा है उससे 5 मिनट मिलता हो, तो कम से कम इन चीज़ों को पढ़ें और इन लोगों को कमलनाथ सरकार से पूछें कि जिस दावे के दम पे उनको सत्ता में लाया गया वो दावे इतने खोखले कैसे साबित हो सकते हैं। और कांग्रेस अगर बीजेपी के विकल्प के तौर पे यहाँ पर स्वीकार की गई है तो कांग्रेस बीजेपी की तरह कैसे बर्ताव कर सकती है? अगर ऐसा है तो कांग्रेस बीजेपी से अलग कैसी है? इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप लोकनीति के साथ बने रहें और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बने रहें। जो आजकल मीडिया से नदारत है, मीडिया 10 रुपये में सत्ता के हाथों बिक चुकी है, उसके आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। आम लोग क्या खा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या सो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लगातार शाम को हिंदू मुस्लिम की डिबेट और भारत वर्सेस पाकिस्तान कराकर आपके दिमाग को सूखा किया जा रहा है, आपके दिमाग में लकवा मार चुका है। आपको प्रश्न पूछना नहीं है सत्ता से, आप सत्ता से प्रश्न कर नहीं सकते। करिए भक्ति और भोगिए। धन्यवाद।